बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। 29 जून को अमरीकी हुकाम ने पहली दफ़ा इशारा दिया कि तुर्की को अपनी फ़ज़ाइया के लिए जदीद F-16 ब्लॉक 70 के तैयारे जो हैं उनकी खरीदारी की इजाज़त दी जा सकती है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से ताल्लुक़ रखने वाले एक बंदे ने जो है वो ऐलान किया कि तुर्की का मजबूत दिफा जो है वो नेटो के लिए बड़ा ज़रूरी है। देखिए, अमेरिका अगर किसी के लिए काम करता है ना, तो अमेरिका का उसमें पहले अपना मुफाद होता है, उसके बाद उस दूसरे मुल्क का मुफाद होता है। तो तुर्की की जो मजबूत फौज है वो अमेरिका के नेटो के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नेटो में अगर किसी की दूसरी बड़ी फौज है तो वो तुर्की है। सबसे बड़ी फौज नेटो ममालिक के दरमियान अमेरिका की है। उसके बाद अगर किसी मुल्क की जो सबसे बड़ी फौज है वो तुर्की है। तो अमेरिका तुर्की को छोड़ नहीं सकता। तुर्की को अमेरिका से क्या लालच है कि तुर्की को अमेरिका से नई टेक्नोलॉजीज जो है वो हासिल हो सकती हैं। अभी तुर्की की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो बहुत आगे जा चुकी है, लेकिन वो अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री का मुकाबला नहीं कर सकती। वहां पे बड़े बड़े प्राइवेट जायंट्स जो हैं वो बैठे हुए हैं। लॉकहीड मार्टिन बैठा हुआ है, नॉर्थरोप ग्रमन बैठा हुआ है, रेथियन बैठा हुआ है, और ऐसी कई कंपनीज हैं जिनका हमें नाम भी नहीं पता, लेकिन वो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो करती हैं। तो फिलहाल तुर्की जो है वो डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर अमेरिकन टेक्नोलॉजी का मुकाबला नहीं कर सकता। उसको अमेरिकन जहाजों की, उसको अभी अमेरिकन इक्विपमेंट की जरूरत है। और इस वक्त जो तुर्की का सबसे बड़ा कंसर्न है वो उसका हमसाया यूनान है, ग्रीस है, जिसने अभी रिसेंटली फ्रांस से रफाल तैयारे परचेज किए हैं। यूनान की रफाल तैयारों की परचेज ने तुर्की के लिए मसाइल खड़े कर दिए हैं। तुर्की के जो F-16 हैं वो पुराने वाले F-16 हैं, ज्यादा से ज्यादा ब्लॉक 40 ब्लॉक 50 वाले F-16 होंगे। लेकिन जो यूनान के पास रफाल तैयारे अब आ चुके हुए हैं उनके ऊपर ऐसा रेडार्स लगे होंगे, और ऐसा रेडार को एक मैकेनिकली स्टीयर्ड रेडार जो है वो जैम नहीं कर सकता, जबकि एक ऐसा रेडार जो है वो एक मैकेनिकली स्टीयर्ड रेडार को इजीली जैम कर सकता है। तो इस वक्त टेक्नोलॉजिकली अगर देखा जाए तो यूनान की एयरफोर्स जो है उसका अपर हैंड हो गया हुआ तुर्की पे। तुर्की ये कभी भी नहीं चाहेगा कि बैलेंस ऑफ पावर जो है वो डिस्टर्ब हो। और आपको पता है कि तुर्की जो है वो F-35 प्रोजेक्ट के अंदर ना सिर्फ एक पार्टनर था, और तुर्की ने $100 मिलियन जो थे वो F-35 जहाज के लिए पे भी कर दिए हुए थे। लेकिन अमेरिका ने F-35 प्रोजेक्ट से तुर्की को जो है वो निकाल दिया। आज भी F-35 जहाज के पार्ट्स जो हैं वो तुर्की के अंदर बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तुर्की पूरे तरीके से F-35 प्रोजेक्ट से जो है वो निकल चुका है। F-35 के कुछ पार्ट्स जो हैं वो इस वक्त तुर्की में बन रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने F-35 जहाज तुर्की को देने से इनकार कर दिया। अगर F-35 जहाज आ जाता तो फिर तुर्की के पास जो है वो एक टेक्नोलॉजिकल एज होता। अमेरिका इस वक्त यूनान को भी F-35 देने का सोच रहा है, लेकिन अगर तुर्की के पास भी F-35 होते तो बैलेंस ऑफ पावर जो है वो डिस्टर्ब नहीं होना था। इस वक्त अमेरिका F-35 यूनान को ऑफर कर रहा है, तुर्की को उसने F-35 देने से इनकार कर दिया। तो अब तुर्की के पास जो एक चांस बचा है वो ये है कि तुर्की अपना जहाज डेवलप करे। उसके लिए वो KF-X जहाज जो है उसको बना रहा है। उसको बनाने में अभी उसको टाइम लगेगा। एक बात याद रखें, रियलिटी को नहीं छोड़ना चाहिए। जब आप रियलिटी छोड़ देते हैं ना, फिर आपको धचका लगता है। तुर्की ने अभी तक कोई भी फिक्स विंग जहाज जो है वो नहीं बनाया। अभी वो रिसेंटली हुरजेट जो है उसको बना रहे हैं, उसकी अभी फर्स्ट फ्लाइट होनी है। तुर्की ने पहले ही हाथ जो है वो बहुत लंबा डाल दिया। वो एक मिसाल देते ना कि पहला गेयर ही 5वां लगा दिया, तो तुर्की ने पहला गेयर ही जो है वो 5th जनरेशन जहाज का लगा दिया और वो TF-X के ऊपर चला गया। TF-X के ऊपर वो काम कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन तुर्की को इतना आसान नहीं होगा इस जहाज को बनाना, और इस जहाज को फिर डेवलप करना टाइम लगेगा उसको। तो मीनवाइल में तुर्की जो है उसके पास ऑप्शंस बहुत थोड़ी हैं। तुर्की के पास एक ऑप्शन थी कि वो अमेरिका से ये F-16 का ब्लॉक 70 परचेज करे। अब अमेरिका इधर भी नखरे करेगा, लेकिन अमेरिका को भी जरूरत है तुर्की की नेटो की वजह से। और अब अमेरिका ने तुर्की से एक और बात भी बनवा ली है, और वो ये है, जैसा कि आपको पता है कि स्वीडन और फिनलैंड ने नेटो के अंदर जो है वो शामिल होने की दरखास्त दे रखी है। इस बात को तुर्की जो है वो अपोज कर रहा था। तुर्की क्यों अपोज कर रहा था? कि तुर्की समझता है कि स्वीडन जो है वो तुर्की के मामलात के अंदर दखल अंदाजी दे रहा है। स्वीडन एक ऐसे ग्रुप को बैक कर रहा है जिसको तुर्की के अंदर अच्छा नहीं समझा जाता। और दूसरी एक बड़ी रीजन ये है कि स्वीडन और फिनलैंड जो है वो रशिया के साथ उनकी सरहदें मिलती हैं। तुर्की नहीं चाहता कि रशिया को मजीद डिस्टेबलाइज किया जाए, रशिया को मजीद जो है वो खराब किया जाए, और पुतिन जो है वो कोई मजीद बड़ा कदम उठा ले। देखें, ये जो जियोपॉलिटिक्स होती है ना, ये बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। तुर्की के रशिया के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हैं। तुर्की जो है वो नेटो कंट्रीज के अंदर भी शामिल है। तो नेटो कंट्रीज के अंदर शामिल होने की वजह से अगर किसी भी नेटो कंट्री के ऊपर कोई हमला होता है रशिया की तरफ से या किसी भी तरफ से, तो सारी नेटो कंट्रीज को उस मुल्क के खिलाफ लड़ना होगा। तुर्की कभी भी नहीं चाहता कि वो रशिया के खिलाफ लड़े, क्योंकि अब तुर्की ने S-400 मिसाइल सिस्टम जो है वो रशिया से परचेज कर रखा है। तो अगर कल को स्वीडन और फिनलैंड भी नेटो कंट्रीज में शामिल हो जाते हैं, वो एक अलग से मसला है कि वहां पे रशिया को क्या प्रॉब्लम्स हैं। वो रशिया को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर देंगे वो, और वो रशिया कभी भी नहीं चाहेगा कि फिनलैंड और स्वीडन जो है वो नेटो कंट्रीज का हिस्सा बने, क्योंकि वो जो हिस्सा ना वो वहां
पे रशिया का थोड़ा सा एक वीक पॉइंट है। ये बेसिकली जियोपॉलिटिक्स है, वो कभी आपको समझाऊंगा कि वहां पे रशिया को क्या इश्यूज है, क्योंकि वो जिस जगह पे स्वीडन और फिनलैंड की सरहदें मिलती है ना रशिया से, उस एरिया के अंदर रशिया के न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो पड़े हुए हैं। और वहां पे एक कॉरिडोर है जो रशिया के उस हिस्से को मेनलैंड रशिया से मिलाता है, लेकिन वो एक तंग कॉरिडोर बीच में आता है। और अगर ये स्वीडन और फिनलैंड जो है वो नेटो कंट्रीज को ज्वाइन कर लेती हैं और अमेरिका अपनी फोर्सेस स्वीडन और फिनलैंड में लाके बिठा देता है, जो कि वो लाजमी करेगा, तो रशिया को जो है वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिर वो जो जगह है वो एक नया फ्लैश पॉइंट बन जाएगा। और जब वो नया फ्लैश पॉइंट बन जाएगा तो फिर जंग जो है वो इमिनेंट हो जाएगी। जिस तरह से ये यूक्रेन के अंदर हुआ है कि यूक्रेन जो है वो भी नेटो कंट्रीज का हिस्सा बनने जा रहा था। रशिया ने कहा कि अगर ये नेटो कंट्रीज का हिस्सा बना, यहाँ पे अमेरिकन फोर्सेज आ जाएंगी और अमेरिका बहाना बना के यहाँ पे अपनी जो है वो फौज लाके उतार देगा और मेरे मुंह पे आके बैठ जाएगा। ये मैंने नहीं होने देना, इसलिए उसने यूक्रेन के ऊपर पहले हमला कर दिया। सेम यही चीज जो है वो स्वीडन और फिनलैंड के साथ है। अगर ये दोनों कंट्रीज नेटो को ज्वाइन करते हैं तो अमेरिका अपनी फोर्सेज वहां पे लाके बिठा देगा। ये रशिया कभी भी नहीं होने देगा। ये मैं आपको, आप ये इस बात को लिख लें, इस बात को नोट कर लें, रशिया ये कभी भी नहीं होने देगा और वो स्वीडन और फिनलैंड पे भी हमला कर देगा। क्योंकि नेटो ने जितना आगे ईस्टवर्ड बढ़ना था वो बढ़ गया। अब रशिया ने एक रेड लाइन ड्रॉ कर दिया है कि इससे आगे नेटो नहीं बढ़ सकता। अगर इससे आगे नेटो बढ़ेगा तो वो दुनिया के अमन को खतरे में डालेगा और इसका जिम्मेदार अमेरिका और ये वेस्टर्न कंट्रीज होंगी, रशिया नहीं होगा। उसने सिंपल कहा है कि आप आराम से रहो, स्वीडन आराम से रहे, फिनलैंड आराम से रहे, उसको मेरे से कोई खतरा नहीं। लेकिन अगर ये नेटो ज्वाइन करती हैं तो इसका मतलब है कि ये अमेरिकन स्टूज बनेंगे और अमेरिका जो है अपनी फौज लाके यहाँ पे उतार देगा। तो अपने मुंह के ऊपर तो रशिया कभी भी अमेरिकन फौजियों को जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा, तो इसके ऊपर वो हमला कर देगा इन दोनों कंट्रीज पे। तुर्की को भी पता है, इस वजह से तुर्की नहीं चाहता कि स्वीडन और फिनलैंड जो है वो नेटो कंट्रीज का हिस्सा बने। अब अमेरिका ने तुर्की को ब्लैकमेल करके ये बात उससे मनवा ली है कि भाई तेरे पास तो F-16 भी नहीं है नए वाले, तो तू ग्रीस का मुकाबला कैसे करेगा। उधर दूसरी तरफ फ्रांस से रफाल तैयारे जो है वो यूनान को दिलवाए, ईसा रेडार्स वाले, खुद F-35 यूनान को ऑफर किए। अब तुर्की को ये थ्रेट दे रहा है अमेरिका कि आप क्या करोगे, आपके पास तो पुराने F-16 हैं, इन नए रफाल्स का कैसे मुकाबला करोगे, इन नए F-35 का कैसे मुकाबला करोगे। तो तुर्की फंस गया। तुर्की ने अब वो मान लिया कि ठीक है स्वीडन और फिनलैंड जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं नेटो, इसके बदले में आप हमें जो है ये लेटेस्ट F-16 दे दें, ब्लॉक 70 वाले। तो अब वो मुआहदा होने जा रहा है। अमेरिकन ने जो है जून के एंड के ऊपर उसकी परमिशन देने का इंडिकेशन दे दिया, परमिशन दी नहीं है, इंडिकेशन दी है। और दूसरी तरफ तुर्की के पास एक और चॉइस थी कि तुर्की रशिया से Su-57 जहाज परचेज कर ले, तुर्की रशिया से Su-35 जहाज परचेज कर ले। ये दोनों भी पॉसिबिलिटीज और ऑप्शंस हैं तुर्की के पास। लेकिन तुर्की ये क्यों नहीं परचेज कर सकता, उसकी एक बहुत बड़ी रीजन है। अगर तुर्की रूस से ये असला परचेज करता है, Su-35 परचेज करता है, Su-57 परचेज करता है, तो इन जहाजों के साथ तुर्की को रूस का असला भी लेना पड़ेगा, एयर टू एयर मिसाइल रशिया से लेने पड़ेंगे। तो वो एक नया लॉजिस्टिकल नाइटमेयर जो है वो तुर्की के लिए शुरू हो जाएगा। तुर्की ये नहीं चाहता, उसको दो जगह से प्रोक्योरमेंट करनी पड़ेगी। अमेरिका से भी एमरैम परचेज करने पड़ेंगे, रशिया से 877 परचेज करने पड़ेंगे। और उसके बाद ये जो असला है ये नेटो कंट्रीज के साथ जो है वो कंपैटिबल भी नहीं है, नेटो असले के साथ कंपैटिबल भी नहीं है। तो यहाँ पे भी तुर्की को मसला है। इस वजह से तुर्की जो है वो ये फाइटर जेट्स रशिया से परचेज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे अमेरिका ने तुर्की को बुरे तरीके से फंसा दिया और उसने अब तुर्की से ये स्वीडन और फिनलैंड वाली बात भी मनवा ली है और F-16 का ब्लॉक 70 तुर्की को देने की जो है वो अप्रूवल भी है वो देने जा रहा है। फायदा हर तरह से अमेरिका का ही है, असला भी उसका बिकेगा, 4th जनरेशन जहाज है वो भी बिक जाएगा, F-16 की प्रोडक्शन लाइन भी चलती रहेगी। ग्रीस जो कि तुर्की का दुश्मन है उसको वो F-35 दे देगा, स्वीडन और फिनलैंड जो है वो भी नेटो कंट्रीज के अंदर शामिल हो जाएंगे। तो अमेरिका जो है ना इस वक्त हर एक को ब्लैकमेल ही कर रहा है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अमेरिका के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से जो है ना वो जान छुड़ा लें। पाकिस्तान के पास भी सिर्फ अब ये एक F-16 रह गया, काफी देर तक चलेगा, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के पास कोई अमेरिकन प्लेटफॉर्म नहीं रह जाएगा। और पाकिस्तान को भी अब जो है ना अमेरिकन असले से जान छुड़ा लेनी चाहिए, क्योंकि इससे वो ब्लैकमेल ही करेगा हमें। कोई अच्छी खबर नहीं है अमेरिकन असला परचेज करने के बाद। अच्छा बहुत है, F-16 बहुत अच्छा जहाज है, पाकिस्तान को सूट करता है, लेकिन उसके साथ जो मसले मसाइल है ना, जो अमेरिकन मसले मसाइल उस F-16 के साथ आते हैं वो बहुत ज्यादा तंग करते हैं। फिर ये ब्लॉक 70 वाले F-16 के साथ तुर्की को एमरैम का D वर्जन भी मिल जाएगा। इस वक्त तुर्की की एयरफोर्स के पास AIM-120B मिसाइल्स हैं, लेकिन अमेरिकन जो है उन्होंने AIM-120D मिसाइल्स जो है वो भी बना लिए हुए हैं। तो तुर्की को ये एक थोड़ा सा एडवांटेज हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर यूनान ने F-35 जहाज परचेज कर लिया तो तुर्की के लिए ये एक बहुत बड़ा मसला होगा। तुर्की के पास वाहिद चांस यही है कि वो अपने TFX जहाज की तरफ तवज्जो दे और उसको डेवलप करे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।